दोस्तों 17 सितंबर 2020 तो आपको याद होगा, यही वो तारीख है जब संसद में खेती से जुड़े तीनों कानूनों को पास किया गया था। और यही वो कानून है जिसके विरोध में नवंबर में किसान आंदोलन शुरू हुआ और पूरे 1 साल तक आंदोलन चला, जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, अरबों खरबों रुपए का देश का नुकसान हुआ। देश के शुभ चिंतकों तथा देशभक्तों ने आंदोलन कर रहे किसानों को धरनाजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या बोला। इस सब के पीछे क्या था? किसको ये विचार आया? किसने इसको करवाया? अरे हमें तो यही लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी को जो सपना आया था, ब्रह्मांड से जो संकेत मोदी जी को मिल रहे थे, ये उन्हीं का परिणाम था। ये तो देश के महान राजनीतिज्ञों की सोच और समझ का नतीजा था। देश के बुद्धिजीवियों के चमत्कारिक दिमाग की खोज थी, जिसे अनपढ़ मजदूर किसानों ने नहीं समझा। और देश विरोधी लोग भोले भाले किसानों को भड़का रहे थे। लेकिन अब जो असल सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे अगर ये जान जाएंगे कि भारत देश के महान यशस्वी चमत्कारिक अवतारी रूपी मोदी जी के होने के बावजूद भी अमेरिका का एक व्यवसायी जो 1960 में ही देश छोड़कर चला गया था और अब अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है, उसके दिमाग में आए विचार के कारण ये 3 कानून बनाए गए थे। वो 3 कानून, जिन 3 कानूनों ने 700 किसानों को मौत की नींद सुला दिया। इस सच्चाई के सारे सबूत मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर एक विदेशी व्यक्ति कैसे सरकार को बेवकूफ बना देता है, जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं। ये सब आप जानें और सबूत देखें, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो 3 कानून आखिर थे क्या, जिन्हें काले कानूनों की संज्ञा दी गई। असल में मुख्य रूप से कृषि कानूनों में 3 एक्ट थे, जिनमें पहला था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। और तीसरा था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। ये कानून किसानों को कृषि उत्पाद बाजार समिति में अपनी उपज बेचने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर एपीएमसी को आम बोलचाल की भाषा में मंडी, अनाज मंडी या सब्जी मंडी कहते हैं। सरकार का कहना था कि इन्हें किसानों की साहूकारी के चंगुल से बचाने के लिए बनाया गया था। साहूकार किसान से उनकी उपज खेतों में ही ब्याज के नाम पर ना छीन सके, इसलिए प्रावधान किया गया कि किसानों को अपनी फसल स्थानीय मंडियों में लाकर ही बेचना होगा। यहां बैठे हुए थोक बाजारी उनसे उनकी उपज खरीदा करते हैं। वहां कमीशन एजेंट होते हैं जो किसानों और व्यापारियों को इस खरीद बिक्री में मदद करते हैं। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को चिंता खासकर दूसरे एक्ट को लेकर थी। इसमें ठेकेदारी पर खेती को अनुमति दी गई थी। ठेकेदारी खेती यानी कोई पहले ही किसानों को पेशगी रकम देकर किसी भी खास कृषि उपज को उगाने के लिए प्रेरित करे और उपज का मूल्य तय कर ले। इसके विरोध में तर्क है कि पूंजीपति सस्ती में कोई उपज खरीद लेंगे और अपने भंडारण क्षमता के दम पर स्टोर कर लेंगे, और जब मार्केट में रेट बढ़ेंगे तब किसानों की अपनी उपज बेचने का अवसर नहीं रह जाएगा। पूरा फायदा पूंजीपति उठाएंगे। इससे शहरी आम आदमी भी पिसेगा, क्योंकि उपज को स्टॉक करके रखने की सरकार ने अनुमति दे दी थी। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके जरिए अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची में से हटा दिया गया था। सरकार का कहना था कि विधेयक में उठाए गए कदम का मकसद निजी निवेशकों के बीच उनके कारोबार में अधिक व्यापारिक हस्तक्षेप की आशंकाओं को दूर करना है। इस बारे में बताया गया था कि इस कानून से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि वे अपनी उपज कहीं भी बेचने को स्वतंत्र होंगे। उन्हें अपनी उपज स्थानीय मंडी में बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब बड़ी कंपनियां गांव में सीधे किसानों से उपज खरीदने के लिए जाएंगी। यह किसानों के लिए लाभदायक होगा, ऐसा सरकार ने बोला था। लेकिन किसानों ने इस बात को नहीं माना और आंदोलन पूरे 1 साल चला।
700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान होगा। लेकिन यह सच नहीं था। जिसका विरोध किसानों ने किया, यह सच था कि कोई एक एनआरआई सरकार को कठपुतली की तरह नचा रहा था। जी हां, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि कोई एक व्यक्ति जो देश छोड़कर 1960 में अमेरिका चला गया था, वो अपने विचारों से पूरी की पूरी भारत सरकार को कठपुतली की तरह नचा रहा था। कैसा लगता है आपको? और ये बात मैं दस्तावेजों के आधार पर बताऊंगा। दस्तावेजों से पता चला है कि नीति आयोग को एक भाजपा अनुकूल एनआरआई व्यवसायी के प्रस्ताव ने सरकार को बेवकूफ बना दिया। उस व्यक्ति का नाम था शरद मराठे। शरद मराठे को 2016 में विचार आया, उसको सपना आया, उसको भगवान ने आके बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों की जमीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को किराए पर लेकर खेती करनी चाहिए और मुनाफे में किसान को सहयोगी बना लेना चाहिए, तो किसान भी खूब कमाएंगे और व्यापारी भी खूब कमाएंगे और देश भारत आगे बढ़ेगा। ये विचार सरकार को बताया जाना चाहिए। और शरद मराठे ने सरकार को अक्टूबर 2017 में नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें किसानों की आय दोगुना करने का विचार, यानी जो दिव्य सपना उनको आया था, उन्हें उसके बारे में बता दिया और कहा कि टास्क फोर्स बनाकर इस पर काम करने का प्रस्ताव करना चाहिए। नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने विचार किया और उस विचार को स्वीकार करके टास्क फोर्स का निर्माण कर दिया गया। जबकि अपने प्रस्ताव से नीति आयोग को झुकाने वाले शरद मराठे कृषि, किसानी या इससे जुड़े किसी भी विषय में विशेषज्ञता नहीं रखते, बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कारोबारी हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे कृषि में कोई अनुभव नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। यह सब एक पत्र से शुरू हुआ। आयोग ने बाद में व्यवसायी को टास्क फोर्स में नियुक्त किया, जिसने अडानी समूह, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा समूह और आईटीसी जैसे कृषि वस्तुओं के व्यापार में शामिल ज्यादातर बड़े निगमों से बातचीत भी की। ये बातचीत किसने की? ये उस व्यक्ति ने बातचीत की जो अमेरिका में बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है। ये सब कानून बनाने से पहले ही हो रहा था और ये सब के लिए कानून में किस प्रावधान की जरूरत है, वही बनाए जाने का ड्राफ्ट बनाया जा रहा था। 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपने से पहले किसी भी किसान, अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार कृषि पर निर्भर लगभग 60% भारतीयों की आय को दोगुना करना था। रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। 2016 में उत्तर प्रदेश में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने सपने के बारे में बात की थी। इसे हासिल करने के लिए विचारों पर विचार किया जा रहा था। तभी नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को एक पत्र मिल गया और यह संयोग था या प्रयोग, आप खुद समझिए। मराठा ने लिखा था कि उनके पास किसानों की आय दोगुनी करने का एक विचार है, जिसका सरकार को परीक्षण करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। किसानों से पट्टे पर ली गई भूमि को एक साथ जोड़ना, सरकारी मदद से एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी बनाना और प्रोसेसिंग करने वाली और खेती करने वाली छोटी छोटी कंपनियां बनाना। ये कंपनियां कृषि उत्पाद बनाने और बेचने के लिए मिलकर काम करेंगी। जो किसान अपनी जमीन पट्टे पर देते हैं, वे भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और लाभ का हिस्सा प्राप्त करेंगे, यानी उनके साथ उनकी पार्टनरशिप हो जाएगी। इससे उन्हें अधिक पैसा कमाने में मदद मिलेगी और खेती बेहतर होगी और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यही बात तो मोदी जी बोल रहे थे कि हम आय दोगुनी कर देंगे, दिसंबर 2022 तक हम आय दोगुनी करेंगे। अभी तो 2023 चल ही रहा है, तो आपको पता है कि आय का क्या हुआ। किसानों का जो आंदोलन था, उसके बाद के जो हालात है वो आपकी नज़र में है।
तो आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि वो पत्र जो शरद मराठा द्वारा नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिखने के बाद डॉक्टर जेपी मिश्रा ने, जो सलाहकार हैं नीति आयोग में, उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम लिखा था। और उसमें क्या लिखा था, कैसे एक हाई लेवल मीटिंग अरेंज की गई थी, ये देखिए। वो जो आप पत्र देख रहे हैं, इस पत्र में आप ध्यान से देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, समय तारीख आपको समय पर बता दी जाएगी और इस विषय को लेकर के, इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस विचार को लेकर के चर्चा होनी है। और ये विचार आया था मराठे के द्वारा अमेरिका से। अब आपको जिज्ञासा होगी कि आखिर ये व्यक्ति शरद मराठा है कौन, कितना माइंडेड बंदा होगा जिसने सरकार को ही बेवकूफ बना दिया। आखिर ये कौन है, आइए समझ लेते हैं। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री वाले मैकेनिकल इंजीनियर शरद मराठे अमेरिका में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम इंक नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और भारत में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी चलाते हैं। ये श्रीमान पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी भारत में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने के विचार का सुझाव दे चुके हैं, यानी उसमें देने में शामिल रहे हैं। सत्ताधारी सरकार यानी मोदी सरकार के साथ मराठे के संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें सितंबर 2019 में भारत के शीर्ष ग्रामीण बैंक नियामक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में स्पेन की राजकुमारी से मिलने वाले सरकारी प्रतिनिधि मंडल में भी जगह मिली थी। ये देख लीजिए, स्पेन की राजकुमारी के साथ खड़े शरद मराठा का फोटो। ये कोई एक प्रतिनिधि मंडल नहीं था जिसमें शरद मराठा शामिल हुए हों। 2018 में सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को आयुष, जिसे पारंपरिक चिकित्सा के रूप में देखा जाता है, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की टास्क फोर्स का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। अब आप ही बताइए कि यह श्रीमान मराठे का प्रोफाइल किसानों की आय टास्क फोर्स में काम करने से कैसे मेल खा रहा था। मतलब जिसकी कृषि व्यवसाय की कोई जानकारी नहीं, वो व्यक्ति कैसे आय दोगुना करने और किसान कानून जैसे मुद्दों पर अपनी राय दे रहा था। मराठे ने बाद में बढ़ते न्यूट्रास्यूटिकल बाजार का लाभ उठाने के लिए खाद और न्यूट्रास्यूटिकल व्यवसाय में शामिल 18 कंपनियों को चलाने वाले एक व्यवसायी संजय मारीवाला के साथ एक अलग नॉन प्रॉफिट कंपनी भी बनाई। मराठे ने किसानों की आय दोगुना करने वाली टास्क फोर्स में हिस्सा लेने के लिए जिन 11 नामों की सूची की सिफारिश की थी, उनमें मारीवाल का नाम भी शामिल था, जो इनका पार्टनर है, जो इनका दोस्त है, तथा खुद को और तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत को उस सूची में शामिल किया गया था। एक मेल में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, जिसमें मराठे अमेरिका से आने जाने का खर्चा, एक ऑफिस, टेलीफोन, इंटरनेट और अंदर बाहर आने जाने के लिए का पास उन्होंने मांगा था, जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था। देख लीजिए वो मेल 1 दिसंबर 2018 को सुबह 10 बजे अपने परम मित्र राजीव जी को भेजा गया था। डियर राजीव जी, आप देख रहे हैं लिखा हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति किस तरह से सरकार को विचार देता है और जिसे बिना किसी बड़े अधिकारियों की राय शुमारी के स्वीकार कर लिया जाता है। और वो 3 कानून, अगर मैं कहूं कि वो 3 काले कानून की शक्ल में 700 किसानों की मौत का जिन्न बनकर देश की अरबों खरबों रुपए को बर्बाद करके माफीनामा के साथ अध्याय खत्म कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या देश और देश की सरकारें ऐसे ही किसी भी विचार पर बात करेंगी, किसी भी विचार से चलेंगी? कोई अमेरिका में बैठे व्यक्ति को सपना आएगा और वह चिट्ठी लिखेगा और उसी आधार पर बिना किसी जांच पड़ताल के पूरे कानून बना दिए जाएंगे और देश के अंदर पूरा ऐसा माहौल बनेगा, देश बर्बाद हो गया, इतना नुकसान हुआ उस आंदोलन से, सिर्फ एक विचार की वजह से। अब आप सोचिए कि देश के अंदर कितने आईएएस हैं, कितने बुद्धिजीवी हैं, किस तरह के विभाग बनाए गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति के विचार लेकर के प्रधानमंत्री लगातार ये भाषण दे रहे हैं कि हम 2022 तक आते आते किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आए हुए विचार की जांच की, पड़ताल की, समझने की कोशिश की? क्या हमारे देश के बड़े अधिकारियों ने इस पर विचार किया कि जो विचार आया है ये सही भी होगा या गलत? या
हो सकता है कि मित्रतावत उस व्यक्ति को श्रेय देने की कोशिश हो रही हो जो एक व्यापारी था और जो भाजपा का बहुत करीबी माना जाता है, जिसके संबंध अटल बिहारी वाजपेयी से और मोदी सरकार तक हैं। सवाल सबसे बड़े ये हैं कि आखिर इन 700 मौतों का जिम्मेदार कौन है? समय के बाद ही सही, लेकिन जो बात खुली है उस पर अब बात होगी और ये पूछा जाएगा कि एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति कानून बनवा देता है और सरकार की नाक नीची करवा देता है, हजारों करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान करवा देता है, 700 लोगों की मौत हो जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल माफीनामा से बात बनेगी? ये बड़े सवाल हैं और ये बड़े सवाल हमारे कायम रहेंगे।